ज्ञानवर्धन माइक लगा हुआ है। यस यस बैठिए बैठिए। क्या नाम है आपका? ज्ञानवर्धन। क्या मीनिंग है इसका? ज्ञानवर्धन का मीनिंग आप बताएंगे? जो अपने ज्ञान में लगातार वृद्धि कर सके। तो बताइए कि अभी तक आपने अध्ययन के अलावे अपने ज्ञान में क्या क्या वृद्धि किया है, पढ़ाई लिखाई के अलावे, जो आपने कॉलेज में पढ़ा है उसके अलावे? सर व्यक्तित्व निर्माण, मैंने जिम्मेदारी को अच्छे से ग्रहण किया है। सोसाइटी में जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको मैंने समझ लिया। मैंने उसका इन मूल्यों के साथ में बड़ा हूँ। आपने बायोटेक्नोलॉजी से ऑनर्स किया है ना? आप बायोटेक्नोलॉजी को परिभाषित करेंगे? The use of living organisms or substances obtained from them in industrial process is called biotechnology. जैसे कि जीवों से उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद हैं उनका अगर हम जन कल्याण के लिए उपयोग करें तो बायोटेक्नोलॉजी का। अच्छा। बायोटेक्नोलॉजी में जो कुछ विधियाँ हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, उसको आप बताएंगे? दो तीन। एक जीन सीक्वेंसिंग है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जीन थेरेपी है, जीन ट्रांसप्लांटेशन। जीन थेरेपी, जीन ट्रांसप्लांटेशन से किस प्रकार की है और इसके क्या उद्देश्य है? जीन थेरेपी जैसे कि चिकित्सा में अगर इसको हम लें तो सब चिकित्सकीय हम किसी व्यक्ति के डीएनए में जो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो जीन है, उस जीन के न्यूक्लियोटाइड को पहचान करके उसमें जो अनुवांशिक जो विकार आ गया है, जो दिक्कतें हो गई हैं, उसको निकाल करके उसको ट्रीट करके अच्छे से इम्प्लांट करना, ये सब थेरेपी होगी। ट्रांसजेनिक हो गया सर, जैसे दो फसलों का ट्रांसजेनिक करना, जैसे गोल्डन राइस हम लोग बनाए हैं, उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा हम डालें तो ये ट्रांसजेनिक हो गया, दूसरे के जीन निकाल करके उसमें ट्रांसफर करना। अच्छा, ये तो बायोटेक्नोलॉजी है, ये व्यवहार में बात की जा रही है, ठीक है? व्यवहार में एकदम नवीन अवधारणा है या प्राचीन है? सर है तो सर प्राचीन, लेकिन इसकी इवॉल्व ये बहुत बाद में जाकर हुआ। कैसे बता सकते हैं ये प्राचीन मामला है? कोई एग्जाम्पल बताइए कि प्राचीन अवधारणा कैसे है? जैसे इवोल्यूशन हो रहा था हमारे यहाँ, तो दो चीज़ों के मिलने से नई चीज़ें उत्पन्न हुई। जैसे कि कभी कभी आपने सब देखा होगा टोटो टमाटर और आलू के जीन को मिला करके वो हो चुका था। तो ये था। फिर इडली हम लोग खाते हैं, उसकी जानकारी वो सर एक बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट हुआ। डोसा खाते हैं जिसमें फर्मेंटेशन होता है, या फिर सर बियर वगैरह जो बनता है, शराब बनती है, ये सब सारे चीज़ फर्मेंटेशन से होते हैं और ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के सब पार्ट हैं। अच्छा, क्लोनिंग तो आप जरूर सुने थे? क्लोनिंग भी तो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो ये क्लोनिंग में क्या होता है और इसे आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सर ये क्लोनिंग को लेकर भी एथिकली अभी तक जो बात हो रही है वो अनएथिकल है। अगर इसका हम ह्यूमन में ट्रांसफ़र करें तो क्लोनिंग ये सही नहीं है और इसको गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही है, अनएथिकल चीज़ है। इन सब क्लोनिंग अच्छी हुई चीज़ है। डिज़ायर डीएनए, इससे सब डिज़ायर डीएनए और जो मेथड डीएनए है उसके संदर्भ से नया डीएनए बनाएंगे, उस डीएनए को कल्चर करके और नया डीएनए जनरेट करके और उसकी क्लोनिंग करके सर वो हम जहाँ चाहे वहाँ चीज़ों में उसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे अच्छा, आप ESI के रूप में जब आपका सिलेक्शन होता है, क्या आपने कोई अपना उद्देश्य रखा है कि जब सिलेक्शन होगा तो आप किस प्रकार काम करेंगे, क्या आपका ऑब्जेक्टिव होगा? सर मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या मेरे अंदर जो भी काम आएंगे मैं उसको अच्छी तरीके से करूँगा। जो भी जिम्मेदारी की प्राथमिकताओं में मैं सबसे पहले जो काम मेरे पास आएंगे मैं उसकी प्राथमिकता सेट करूँगा। ऑब्जेक्टिव बताइए, उद्देश्य क्या आपने रखा है? उद्देश्य सर
बिहार सरकार या भारत सरकार के जो भी नियम है, कानून है, उसको विधि सम्मत लागू करें। ठीक है। ज्ञानवर्धन जी, आपका ये बायोटेक्नोलॉजी में विशेष कर दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रदूषण के संदर्भ में उसका क्या योगदान है? सर, एक अर्थ में मैं ये सोच पा रहा हूँ कि सर जितने भी कूड़ा कचरा है जिससे प्रदूषण फैल रहा है, तो ऐसे बैक्टीरिया को इजाद किया जा सकता है जिस बैक्टीरिया को डालने से सारे उनकी जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो खत्म हो जाए। जैसे कोई बैक्टीरिया का नाम बताइए। सर, बैक्टीरिया का नाम तो मैं याद नहीं कर रहा हूँ। इकोलाई है सर, सुपर ये बताइए कि अभी भारत में कुछ अपना जो चल रहे हैं अभी सीबीआई और ईडी को लेकर के काफ़ी आलोचनाएं सब, और पहले भी खास करके देखा जाए तो सीबीआई का सबसे ज़्यादा यूज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे जो राज्य आपको मांग करती थी तो सीबीआई की। लेकिन आज की डेट में कौन ऐसी परिस्थिति आ गई जब सीबीआई को ज़्यादा यूज ना करके अब ईडी का भी सबसे ज़्यादा यूज करते हैं? क्यों? सर, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला है, प्रधानमंत्री जी का भी एक उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री लाल किले से होता है कि भ्रष्टाचार किसी स्तर पर बर्दाश्त होता है। तो मुझे ये लगता है कि सर ये जितने भी कानून रिलेटेड जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, जो फेरा और फेवा से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको देखने के लिए सर ये इस तरह की कानून हैं और उसको किसी स्पेसिफिक वे में उसका यूज़ किया जाता है। नहीं, बिल्कुल आपका सही है, लेकिन सवाल नहीं समझ रहे हैं। पर सीबीआई करना यूज ईडी का यूज क्यों कर रहे हैं? ये हम सर कुछ इसको सर कुछ असीम शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दी गई, मैं समझता हूँ इसको एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बताइए, प्रस्तावना को संविधान का ये जैसे दर्पण की मांग करते, क्यों कहा जाता है इसको? सर, इससे हमें एक दर्शन मिलता है कि हमें इस छोटे से प्रस्तावना को पढ़ के, अगर कोई लेमैन भी है वो नहीं पढ़ा है और प्रस्तावना पढ़ के उसे सारी दार्शनिक चीज़ें उसकी पता चले कि हमें करना क्या चाहिए, इसके भीतर अंदर किया क्या हुआ है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में आप किसको माने प्राथमिकता दीजिएगा? सर, मैं दोनों की बात अगर दोनों में किसी एक को माने सबसे बेहतर कौन सा हो? सर, मैं ड्यूटी के बिना अधिकार, हमने डीपीएसपी की बात की, डीपीएसपी और राइट एक तरफ मौलिक राज्य के नीति तत्व की बात करते हैं और एक तरफ हमारा मौलिक अधिकार है। दोनों में कौन मौलिक अधिकार, यानी राज्य का विकास, अगर एक तरफ अगर मौलिक अधिकार के आधार पर हम राज्य के विकास को बाधित कर सकते हैं? सर, विकास बाधित सबसे पहले तो उसे उसमें वो अधिकार प्राप्त होने चाहिए जिससे वो विकास को महसूस कर सके। जैसे गवर्नमेंट को फैक्ट्री बैठाना है तो उसमें हज़ारों लोगों को काम मिल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जमीन हम नहीं दे पा रहे हैं उसको जैसे पहले, तो उसमें कौन बेहतर होगा? सर, ज़मीनें अगर ज़बरदस्ती बलपूर्वक लिया जा रहा है तो सर ये फंडामेंटल राइट होगा। इसका मतलब आपके अनुसार वो फैक्ट्री नहीं बैठना चाहिए? सर, फैक्ट्री बैठनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक वे होता है, लोग बैठे उस पर बात करें इस चीज़ को लेकर के जमीन की ज़रूरत है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, हम एक संवाद स्थापित करें हमारे और उन किसानों के बीच में। तो आपसे अगर एक लाइन दोनों में दे दिया तो पहले किसको प्राथमिकता दीजिए ऐसे अधिकारी के तौर पर? सर, मैं उनकी बातों को जो इससे इफेक्ट होने वाले उनकी बातों को। गांधी को आप तो जानते होंगे अच्छी तरह, देश विदेश में सब जगह उनकी अभी प्राथमिकता है। तो ये बताइए कि गांधी को आप एक संत मानते हैं कि एक राजनीतिक मानते हैं? सर, संत मानने की कोई वजह मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि वो बहुत व्यावहारिक लोग थे और वो समाज में रह रहे थे, समाज की चीज़ों को पकड़ रहे थे, लोगों में क्या दिक्कतें हैं, खुद के अंदर परिवर्तन ला रहे थे, फिर दूसरों में परिवर्तन ला रहे थे। उनकी जो पूरी फिलोसफी है मैं उनको संत समझने में। तो फिर एक गाना उनको बनाया कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, एक तरफ तो बात आती है और दूसरे तरफ करने की नहीं बहुत बड़ा राजनीतिक थी, क्या उसमें सर, ये किसी पर्सनल जिसने बनाया, जिसने रचना किया है, वो उसकी पर्सनल फीलिंग हो सकती है, वो उसको संत के रूप में देख सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं है, उसमें देख सकता है। ज्ञानवर्धन
ज्ञानवर्धन आपके नाम से मिलता जुलता हमारे इतिहास में कुछ शासक रहे हैं, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? हर्षवर्धन और कोई? पुंडरवर्धन और कोई? नंदीवर्धन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे थोड़ा सा आपसे कि देखिए अभी जो क्या हुआ है कि बिहार सरकार का एक शराब पर सर्वे आया है, हम उस सर्वे को पढ़े हैं? सर पढ़ा तो नहीं मैंने, कोशिश करूँगा। इस सर्वे में जो कहा गया है कि जो शराब बिहार सरकार की शराबबंदी है ये सफल रहा है, मुझे आप ये समझाइए कि शराबबंदी से क्या क्या फायदा हुआ है? सर अगर एक परिवार यूनिट को लेकर के, अगर परिवार एक यूनिट है उसमें अगर हम देखें तो सर सबसे पहले वो नशा मुक्ति से सर वो अपने परिवार पे ध्यान देने लगा है, शिक्षा प्राथमिकता तय करने लगा है, वो शिक्षा पर ध्यान देने लगा है, उसकी थाली में पौष्टिक चीज़ें आने लगी है, वो बच्चियों पर ध्यान देने लगा है, घरेलू हिंसा में कमी आई है। इस तरीके से सुधार। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अच्छा, आपने एक शब्द का प्रयोग किया घरेलू हिंसा, तो बताइए कि घरेलू हिंसा हमेशा एक जेंडर बेसिस पर क्यों होता है? हमेशा हम महिलाएं को क्यों टारगेट करते हैं? घरेलू हिंसा में हम लोग पुरुष को भी टारगेट कर सकते थे, महिलाएं पुरुष को टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि घरेलू हिंसा में हम लोग महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं? जिसे आप कह सकते हैं फेमिसाइड, क्यों ऐसा होता है? सर इसका कारण मैं समझ रहा हूँ माइंडसेट जो है सर, पुरुषत्वात्मक समाज है हमारा, हम शुरू से ये चीज़ करते आ रहे हैं और ये हमारे ट्रेडिशन में आ गया है, और इससे हम चाह कर भी या फिर कितने भी प्रयास किए जा रहे हैं ये निकल नहीं रही ये चीज़ें, और ये हम समझते हैं कि अब महिलाएं ही सारी गलती हुई जड़ है और उसके कारण हो रहा है, तो ये सर माइंडसेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो ये जो माइंडसेट बात कर रहे हैं आप, माइंडसेट को कैसे बदला जा सकता है? सब खुद को बदलना होगा पहले, और मानना पड़ेगा कि जनसंख्या में आधी भागीदारी उनकी भी है, और हम विकास अगर हो रहा है तो हमारी जो भी विकास है ग्रोथ जो भी हो रहा है वो उनके कारण भी हो रहा है, तो हमें सहभागी बनाना पड़ेगा। वो हमारी अर्धांगिनी है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, जिस रूप में भी है उसका भी कर्तव्य है, उसकी भी जिम्मेदारियाँ हैं जो वो निर्वहन कर रहे हैं, तो ये मान के चलना चाहिए। ये बताइए कि हमारा संविधान ये महिलाओं की समानता को लेकर या लैंगिक समानता को लेकर कहाँ पर प्रयास कर रहा है? बिहार सरकार ने हमारा संविधान लैंगिक समानता को लेकर कहाँ पर प्रयास कर रहा है, किस आर्टिकल के तहत? सर आर्टिकल 14 है, हाँ, विधि के समक्ष समता है उसको, DPS में सर इसके बारे में बहुत 39 है जो समान कार्य समान वेतन और एक आर्टिकल आपने 15 का नाम सुना होगा, जो कि क्लियरली लिख दिया है कि जो सभी के साथ मतलब कि धर्म मूल वंश जाति लिंग वगैरह का व्यवहार समान किया जाएगा। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब हमने 1950 में इस संविधान को बना लिया था और हमने ये मेंशन क्लियर कर दिया था कि किसी के साथ भी हम जेंडर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, फिर क्यों आज 7 दशकों से पिछले 70 वर्षों से जेंडर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्यों नहीं इसे रोक पा रहे हैं, जबकि फंडामेंटल राइट भी है? और हमारी सरकार, हमारी प्रशासन, हमारी समाज क्यों विफल हो गया इसको रोकने में? सर पुनः मैं इस चीज़ को फिर से कहूँगा कि ये भी एक माइंड सेट है, लेकिन माइंड सेट को बदला जा सकता है। आप ये बताइए कि आपने अम्बेडकर को थोड़ा सा पढ़ा है क्या? थोड़ा सा पढ़े हैं? माइंड सेट को चेंज करने को लेकर अम्बेडकर का क्या विचार है? सर शिक्षा, वो कहते हैं कि शिक्षा उससे निकाल दूर है जो जितना पिएगा उतना बढ़ेगा, तो शिक्षा पर ज़्यादा जोर देने की वो बात है कि शिक्षा से ही वो अपने जीवन में जो परिवर्तन ला सके और लोगों को दिखा सके कि एक अदना सा बच्चा है, कितना पिछड़ा हुआ बच्चा भी अपने बलबूते कर सकता है, तो शिक्षा पसंद आता है। आपने भी काफ़ी हायर एजुकेशन लिया है, मुझे थोड़ा ये समझाइए कि आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां रह गई है जो हम डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार इस माइंड सेट को चेंज नहीं कर पा रहे हैं और समाज को रिफॉर्म नहीं आ रहा है? सर मुझे लगता है सर किस मायने में सर आपने जो माइंड सेट शब्द का प्रयोग किया है, एक माइंड सेट हो गया महिलाओं के प्रति, तो हम इस माइंड सेट को क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हैं? हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां हैं? नीति परक और मूल्य नैतिक मूल्यों सहित शिक्षा हमें नहीं मिल पा रही है। आप एक सेकंड सोच लीजिए, मान लीजिए कि आप बिहार सरकार में किसी शिक्षा विभाग में बहुत बड़े पद पर हैं और आपको ही मतलब कि एक नियम बनाना है, रूल बनाना है, तो किस प्रकार का मतलब आप शिक्षा मतलब लॉन्च करना चाहेंगे ताकि मतलब
जो एक समाज में जो माइंडसेट बना हुआ है, जो लैंगिक मतलब भेदभाव का, एक जातीय भेदभाव, एक धार्मिक भेदभाव का माइंडसेट को खत्म कर दिया जाए। सर सबसे पहले तो मैं हर स्कूल के हर प्रांगण में मैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, जो समानता को लेकर के फंडामेंटल राइट्स में जो जिक्र किए गए हैं, या फिर DPSP में जो जिक्र किया गया, या संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अगर जो बताया गया है उसको मैं उसको नोटिस बोर्ड पर डलवाऊँगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाऊँगा उस चीज़ को, और शिक्षकों से भी कहूँगा कि इसके बारे में बराबर जानकारी ये गलत हो रहा है जो भी ये आपने जो कह रहा है ये सारे के सारे नोटिस मतलब हमको लगता है मैक्सिमम स्कूल में है, ठीक है ना, उसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। उसके बाद शिक्षा मैं उन बच्चों के बीच जाऊंगा और मैं ऐसे उदाहरण पेश करूंगा जो भी ऑफिसर्स हुए हैं या फिर जो भी पॉलिटिशियंस हुए हैं जो इस तरीके से। ठीक है ज्ञानवर्धन, हम थोड़ा सा बताइए, अभी हाल ही में कुछ NCRB का रिपोर्ट आया है, बिहार के संदर्भ में भी है, तो आप NCRB की रिपोर्ट को पढ़े हैं? पढ़े नहीं पढ़े। NCRB का एक रिपोर्ट कह रहा है कि बिहार जो है ये सुसाइड के मामले में टॉप पर है, सॉरी सबसे नीचे है, और केरल जो है टॉप पर है। हम ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि जब केरल इतना शिक्षित राज्य है फिर भी मतलब वहाँ पर इतना सुसाइड क्यों हो रहा है? लोग वहाँ सब शिक्षित हैं, यदि कोई समस्या है तो समस्या का समाधान निकाले, सोल्यूशन करें, क्यों सुसाइड कर रहे हैं? सर मेडिकली टर्म में सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है साइकोलॉजी के स्तर पे, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे लगा कि आप मुझे अच्छा तो समझिए। एक ये पक्ष हो सकता है कि अगर उसके परिवार में, फैमिली में या आसपास कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं तो साइकोलॉजी उस पर असर पड़ता है कि इसको इस चीज़ से मुक्ति मिल गई, तो एक चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ को रिस्क कवर करने की जो क्षमता उसमें होती है वो नहीं होती है, टॉलरेंस इतना नहीं होता उनमें और राज्यों की अपेक्षा या फिर हमारे तो ये आपने एक शब्द का प्रयोग किया रिस्क कवर, इसका मतलब ये हो गया कि आपके अनुसार कि बिहार में जो लोग हैं इनके पास रिस्क कवर करने की कैपेसिटी है और केरला में लोगों के पास रिस्क कवर की कैपेसिटी नहीं है। और ये मतलब कि आपका कुछ बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है, मुझे समझाइए कि किसी मनुष्य में जो रिस्क कवर करने की कैपेसिटी होता है तो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? रिस्क कवर करने की उसके फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके की, किन किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। अच्छा, आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है तो जहाँ तक मेरी समझ के मैंने इस पर स्टडी किया नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य को, चूँकि टेक्नोलॉजी तो मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी है वो तो बहुत सारी चेंजिंग ला दिया है, DNA में चेंज आप कर सकते हैं, जीन चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य को मतलब रिस्क कवर करने की कैपेसिटी को चेंज कर दे इसके माध्यम से? नहीं सर, अभी तक ऐसा नहीं। तो ऐसा अभी तक आपके डिपार्टमेंट में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो मनुष्य को रिस्क कवर करने की कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं? सर ये अगर होगा भी तो ये सर अनइथिकल चीज़ होगा। नहीं पता होगा, क्यों? सर इस तरीके की एक ही टाइप के लोग हो जाएंगे फिर तो कोई भी चाहेगा कि सर जो सबसे जैसे विवेकानंद जी हैं उनके जीन को लेकर के उसी तरह के आदमी पैदा कर दिए, तो सर ये एक ही टाइप से हर एक मशीन टाइप से हो गया कि एक ही मशीन से एक ही तरह की चीज़ें निकल रही, तो ये अनइथिकल चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने प्रयास भी किया था, उसके संदर्भ में आपका क्या दृष्टिकोण है? जो अभी जीन चेंज करने की बात हो रही है कि अनइथिकल होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़े बड़े प्रयास किए गए थे, कब किया गया था? सब याद है, लेकिन ह्यूमन क्लोनिंग की बात हो रही है, उसको बंद किया गया है। R.H. विवेकानंद का नाम सुना होगा आपने? R.H. विवेकानंद, फिर उसको रोक लगा दिया। मिस्टर ज्ञानवर्धन, आपने काफ़ी कॉन्फिडेंटली आंसर दिया है, तो किसी और बताइए कि आपके जीवन में आपका मजबूत पक्ष क्या क्या है और वीक पॉइंट आपके क्या है, दो बताना है। सर मैं नीट एंड क्लीन रहता हूँ और सामने वाले से भी अपेक्षा रहती है कि नीट एंड क्लीन। सर मैं डिसीजन मेकिंग मेरी अच्छी है और सर मेरी नकारात्मक चीज़ों में मैं सर ओवर सेंसिटिव हो जाता हूँ और इमोशनली वीक भी। ये जो आपने कहा कि नीट एंड क्लीन रहता हूँ, सामने वाले से अपेक्षा ये आपका स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? मैं प्रेरित करता हूँ सर कि वो भी साफ सुथरे तरीके से प्रेरित करते हैं, प्रेरित अपेक्षा नहीं करते।
आपकी हॉबी है शायरी पढ़ना, किताबों का संग्रहण। ये किस प्रकार की किताबों का संग्रहण आप करते हैं? कोई लाइब्रेरी वगैरह बनाया हुआ है सर आपने? मैंने एक अपनी लाइब्रेरी है घर में, सर मैं उसमें हिंदी साहित्य से रिलेटेड बुक्स वगैरह सब संग्रह किया उसमें। अच्छा, कुछ हिंदी साहित्य के साहित्यकारों का नाम बताइए जिनके बुक्स का आपने संग्रह किया हुआ है। सर बहुत मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, भीष्म साहनी जी हैं, सुमित्रा नंदन जी हैं। उनकी रचना का भी नाम बताओ। सर मुंशी प्रेमचंद्र जी की निर्मला है, गोदान है, भीष्म साहनी जी की थॉमस है, इसके अलावा सर नागरवाली है शिवलाल शुक्ल जी की, और शेखर एक जीवनी के 2 पार्ट हैं सर, वो ये सच्चिदानंद भी राम बादशाह की, और रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, और इन सब पुस्तकों का अध्ययन भी किया है? सब कुछ सब ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं। कैसा था? तुम लोग बताओ पीछे से कैसा था? अच्छा था रैंडम क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप ठीक है। क्वेश्चन तो हम आप इस मतलब अरेंज किए हैं, तो आपने पूछा उसको दूसरे अरेंज किया, लेकिन सर इतना रेंज थोड़ा बढ़ जाता है। एक्सपीरियंस इज गुड, काफ़ी अच्छा है ना? कोई भी व्यक्ति जब आता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस बोला जाता है ना? उसमें ठीक है, और बताया भी कि नीट एंड क्लीन रहता हूँ, दिख रहा है तो अच्छा है। पहले भी फर्स्ट दिन भी मैंने कहा था। दूसरा स्मार्टनेस है, आई कांटेक्ट बढ़िया है ना? सबको देख करके बातें की जा रही है, अच्छा है। कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है ना? तो सब कुछ ठीक ठाक है। बायोटेक्नोलॉजी का ज्ञान भी अच्छा है, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छे चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री का नाम जब भी लेना है तो माननीय प्रधानमंत्री बोलना है। कभी कभी भी हमारे जो राजनीतिक के हैं, मतलब संवैधानिक पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं लेजिस्लेटिव के, वहाँ पर माननीय ऑनरेबल। न्यायपालिका के बारे में, जजों के बारे में, वहाँ भी ऑनरेबल जस्टिस, ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलना है, तो डिसिप्लिन दिखता है, ठीक है। बातें आती हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट और प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, है ना? यहाँ पर आंसर बैलेंस्ड होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग किसान आंदोलन करने वाले नहीं हैं कि उस पर जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो उसके पेपर में हम बात करेंगे, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। जब कहीं रोड बनना होता है, रेल का निर्माण होता है, जमीन का सर्वेक्षण होता है, जमीन का अधिग्रहण होता है, तो हम लोग टीम में जाते हैं, डीएम अध्यक्ष होते हैं, बाकी हम लोग मेंबर रहते हैं, तो जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो लेना है हम लोग जमीन को देते ही, ठीक है, जो देना है रेट वो देते हैं उसको अपने तरीके से, ठीक है। और चूँकि सरकार का काम वो करना है ना, तो करना है। हाँ, उसको कैसे क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी वो अलग चीज़ है, तभी तो फंडामेंटल राइट्स हटाया गया संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। तो इसमें आंसर बैलेंस होना चाहिए। ऐसे भी फंडामेंटल राइट और इन दोनों दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, न कि कोई अपर हैंड। इस पर बहुत सारे केसेस हुए हैं, है ना। केस स्टडी पढ़ना है इंडियन पॉलिटी में, कोर्ट का केस, संजय प्रसाद का केस है, गोलकनाथ का है, भारती का है, नंदवन मिल्स का है, सब इसी पर है। दोनों में टेंशन नहीं हुआ है लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में की बात की तो माइंडसेट की बात, यहाँ बातें आ रही थी संविधान की, है ना। तो संविधान में बात, संविधान क्या कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अगर आर्टिकल 14 में कहीं कुछ लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने का, या 15 में लिखा हुआ है क्या है, राज्य, ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य कोई नीतियाँ बनाने में भेदभाव नहीं करेगा। और राम श्याम से भेदभाव कर रहा है तो हाँ, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट में मतलब केस जाएगा, थाना में केस होगा, फिर कोर्ट में जाएगा, तो नहीं उस पर होगा, तो दूसरा चीज़ है, ठीक है। तो पुरुष महिला को इज्जत नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो मामला अलग होगा। संवैधानिक उल्लंघन की बात आएगी, विधान को उल्लंघन होगा। राज्य भेदभाव नहीं करेगा, अधिकार देने में, वेतन भत्ता देने में, उनके सुख सुविधाओं में, है ना, वहाँ भेदभाव नहीं करेगा। ये वहाँ पर है। आर्टिकल 15(2) है, वहाँ पब्लिक प्लेसेस पर
भेदभाव नहीं करना है, नहीं होगा इस स्टेशन पर, अस्पताल में नहीं करेगा लोग, ठीक है। वो चीज़ राज्य के लिए, राज्य के अगेंस्ट, फंडामेंटल राइट का अधिकांश चीज़ जो दिया गया है अगेंस्ट द स्टेट है। कुछ पार्टी है जो पब्लिक के अगेंस्ट है, 15 क्लियर है। तो वहाँ पर दृष्टिकोण बैलेंस रखना है। गांधी के बारे में पूछा गया था, क्या संत हैं कि राजनीतिक क्या आंसर दिया था? तो मैंने अपने अपने जगह पर पता लगा कि लोगों को मानने के बाद राजनीति या जितने व्यवहारिक होती हैं इस तरीके से मैं इंसानी मानता हूँ। तो संत क्यों कहा जाए उनको? सर ये जिन्होंने रचना की, जिस तरीके की ये गाना है वो उनकी अपनी पर्सनल फीलिंग होगी, तो ये भी बुरा नहीं है। ठीक है। राजनीति में देखा जाए तो गांधी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, लेकिन जो हमारी जो पृष्ठभूमि है समाज की, खास करके बिहार के कंटेक्स्ट में देखिएगा तो भगवान की भी तुलना करके उसमें देवत्व का आरोपण कर देते हैं, दे दिया जाता है। तो यानी गांधी लोगों की भावना को समझते थे। तो एक प्योर राजनीतिज्ञ वही होता है कि जहाँ पे जो स्थिति रहती है लोग समाज से जो भी चीज उसके अनुरूप में वो ढल जाए। आपको तो संत के रूप में भले वो गिने जाते थे, लेकिन प्योर से क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। तभी तो 1942 में आकर के डायरेक्ट क्या दे दिया? करो या मरो का नारा दिया। या फिर गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, सेकंड में आपने देखिएगा तो कहीं भी वो समझौता नहीं कर पाते। मास तो समझते हैं वो, तो वही बात है। तो संत के रूप में भले चूंकि समाज को क्या करना है, मौत को लेकर चलना है। अब कोई अनभिज्ञ माने अनपढ़ व्यक्ति है उसके पास, लेकिन क्या है धर्म के माध्यम से आ सकता है। हमने क्या किया वहाँ पे प्रयोग कर, यानी जो जैसा। तो संत के रूप में भले तुलना के, लेकिन बहुत बड़े राजनीतिक है। मेरा क्या तो आपने कहा कि लोगों का अपना अलग अलग मानने का था, उनको मानना था वो मान लिए, उनको मानना था वो मान लेने से नहीं। हाँ, एक बैलेंस वे में हम वैसे उसी चीज़ को घुमा के लेके आएंगे और अंतिम में क्या करेंगे वो एक राजनीति। और दूसरा था ईडी के लेकर तो सीबीआई के संबंध, 3-4 लोगों से सवाल किया गया, अभी तक नहीं। क्योंकि दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत आप तो सीबीआई की न की गई। आप किसी भी अगर राज्य में जा रही है तो राज्य क्या करेगा? उसको कर रहा है केंद्र से, वो भेज दी जाएगी आप। लेकिन राज्य अगर मना कर दे तो नहीं आ सकती, लेकिन ईडी के साथ ऐसा नहीं है। तो इसीलिए तो आप पश्चिम बंगाल देखिए, चाहे बहुत से स्टेट में, यहाँ तक बिहार भी अब बात चल रही है कि भाई सीबीआई को हम क्या करें, ना आने। तो उसी प्रकार सेंट्रल में क्या है, ईडी को कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि अब हाँ तो वहाँ जो भी चीज़ हो आपको सीबीआई के लोग नहीं जाने दे रहे हैं, तो डायरेक्ट आपको क्या किया गया, ईडी को दे दिया। और ईडी के साथ ऐसा कंडीशन नहीं है। ये हमारा वहाँ सर उसमें एफआईआर को लेकर भी है कि किसी को दिखाना नहीं है, जनरल एफआईआर होता है तो उसमें कोई देख सकता है। और इसलिए कि आज के डेट में काफ़ी रेलेवेंट इशूज है आपको ईडी और सीबीआई को लेकर के, जहाँ पे भी देखिएगा। सर इसमें पूछा जाए कि मतलब पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ऐसा है? पॉलिटिकल टूल की अगर बात अगर मैं बोर्ड मेंबर ये कहते हैं कि इसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं, तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट का मानना है जो करप्शन और भ्रष्टाचार पकड़े गए हैं, संवैधानिक मशीनरी है और गवर्नमेंट आपको मशीनरी के तहत वो भ्रष्टाचार को